अ क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसीज। तो पिछले सेक्शन में हमने जब्त सिस्टम के बारे में जाना, जमींदार के बारे में जाना कि जमींदार कौन होते हैं। फिर हमने उसके लास्ट सेक्शन में देखा था यहाँ पे कि अबुल फजल ने अकबर की एक हिस्ट्री लिखी थी, 3 वॉल्यूम हिस्ट्री लिखी थी और उसका नाम था अकबरनामा। सो अकबरनामा का जो थर्ड पार्ट था, जो थर्ड वॉल्यूम थी, उसका नाम था आईने अकबरी। और आईने अकबरी में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन थी, जैसे कि अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, हाउस होल्ड और आर्मी वगैरह के बारे में। तो इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो अभी अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम और ज़्यादा जानेंगे इस वाले सेक्शन में। हम देखेंगे कि अकबर की किस किस तरह की पॉलिसीज थी, किन चीज़ों पे अकबर जो थे वो ज़्यादा फोकस करते थे। तो यही सब चीज़ हम इस सेक्शन में देखेंगे। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अबुल फजल ने जो अकबर की हिस्ट्री लिखी थी अकबरनामा, उसमें जो अकबर की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया हुआ था। सो आईने अकबरी और अकबरनामा में कंफ्यूज नहीं होना कि जो पूरी हिस्ट्री थी अकबर की, जो 3 वॉल्यूम थी, तीनों वॉल्यूम्स को मिला के ये वॉल्यूम 1 हो गई, ये वॉल्यूम 2 और ये वॉल्यूम 3। तो ये तीनों वॉल्यूम्स को मिला के क्या बनता है? अकबरनामा। और इनमें से पर्टिकुलरली जो थर्ड वॉल्यूम है वो है आईने अकबरी। ठीक है, तो आईने अकबरी इज पार्ट ऑफ अकबरनामा, जिसमें क्या एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेटिस्टिकल डेटा वगैरह दिया हुआ है। तो अबुल फजल ने बताया कि जो अकबर का पूरा एम्पायर है, जो पूरा साम्राज्य है, उसे प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया है और उन प्रोविंसेस को क्या कहा जाता है? सूबा। तो मान लो ये अकबर का पूरा एम्पायर हो गया और इसे अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया और हर एक पार्ट को क्या कहा गया? सूबा कहा। ठीक है, जैसे ये कुछ, तो ये एक सूबा हो गया, ये एक सूबा, ये एक सूबा। ठीक है, सो अलग अलग प्रोविंसेस में पूरे एम्पायर को बांट दिया और एक प्रोविंस को क्या कहा गया? सूबा। और हर एक सूबा जो था वो सूबेदार के द्वारा मेंटेन किया जाता था, गवर्न किया जाता था। और सूबेदार जो है वो पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस दोनों को निभाता था। मतलब जो भी पॉलिटिकली जो भी एडमिनिस्टर करना है, मिलिट्री जो फंक्शंस होते थे कि जो भी सैनिक वगैरह मेंटेन करने हैं, मिलिट्री मेंटेन करनी है, उनको हथियार वगैरह प्रोवाइड करना है, तो ये सभी चीजें भी, मिलिट्री वाले फंक्शंस भी और पॉलिटिकल फंक्शंस भी सूबेदार निभाता था। और हर एक प्रोविंस के पास उसका अपना एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था जिसको कि दीवान कहा जाता था। और पूरे प्रोविंस में पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सूबेदार को दूसरे ऑफिसर्स भी सपोर्ट करते थे। ऑफिसर्स जैसे कि मिलिट्री पे मास्टर जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि जो मिलिट्री की पेमेंट वगैरह से रिलेटेड काम करता था, जो कि उसका लेखा जोखा रखता था। तो मिलिट्री पे मास्टर को कहा जाता था बख्शी। और दूसरे जैसे कि द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, जिसे कि सादर कहा जाता था, कि जो भी रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज से रिलेटेड काम देखते थे, वो वाला मिनिस्टर। एंड मिलिट्री कमांडर्स जो कि सेनाओं का एक तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उनका लीड करते हैं, तो वो गए मिलिट्री कमांडर्स, उन्हें फौजदार कहा जाता था। एंड टाउन पुलिस कमांडर जिसको कि कोतवाल कहा जाता था। तो ये सभी नाम आज भी आपने सुने होंगे, कोतवाल सुना होगा, फौजदार वगैरह आपने सुने होंगे। तो ये सब अलग अलग पोजीशंस थी, अलग अलग ऑफिसर्स थे जो कि सूबेदार को हेल्प करते थे, सपोर्ट करते थे। नाउ नूरजहां इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट, तो बीच में ही इन्होंने एक बॉक्स दे दिया है। इस बॉक्स में नूरजहां का इन्फ्लुएंस बताया गया है कि जो जहांगीर के कोर्ट में नूरजहां किस तरह का रोल प्ले करती थी। तो नूरजहां का रियल नेम जो था वो था मेहरुन्निसा। तो मेहरुन्निसा की शादी एम्परर जहांगीर से हुई थी 1611 में और उसके बाद उसे नूरजहां का टाइटल मिल गया। ठीक है, और जो जहांगीर थे उनके प्रति नूरजहां बहुत ही ज्यादा लॉयल थी, सपोर्टिव थी। और एज अ मार्क ऑफ ऑनर जहांगीर स्ट्रक सिल्वर कॉइन्स bearing his own title on one side and on the other the inscription stuck in the name of the queen बेगम नूरजहां। तो इनसे खुश होकर, नूरजहां से खुश होकर और उनके ऑनर में जहांगीर ने क्या किया, एक सिल्वर कॉइन जो है वो बनवाए और सिल्वर कॉइन के एक तरफ लिखा था कि स्ट्रक इन द नेम ऑफ क्वीन बेगम नूरजहां की, ये जो कॉइन है इसको क्वीन जो बेगम नूरजहां है उनके नाम पर बनवाया गया है, गुदवाया गया है। और दूसरी तरफ जहांगीर का खुद का नाम लिखा हुआ था। ठीक है, सो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, ये जो पिक्चर है ये है नूरजहां फरमान। फरमान का मतलब होता है ऑर्डर। ठीक है, तो ये ऑर्डर की पिक्चर है जो कि नूरजहां ने दिया था। तो जो स्क्वायर सील आप देख रहे हैं उसमें लिखा है कमांड ऑफ हर मोस्ट सबलाइम एंड एलिवेटेड मेजेस्टी नूरजहां पातशाह बेगम।
कि ये जो मैं इन शॉर्ट कहूँ तो ये जो पूरा लिखा हुआ है कि एलिवेटेड मेजेस्टी नूर जहां पातशाह बेगम की एक तरह से फर्स्ट लेडी, ये जो सारे वर्ड हैं ये नूर जहां की इज्जत में लिखे गए हैं, ऑनर में इतना तारीफ करते हुए लिखे गए हैं। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है स्क्वायर सील में कि ये जो ऑर्डर है, ये जो फरमान है, ये नूर जहां जो पातशाह बेगम है उनके द्वारा जारी किया जा रहा है। और जो राउंड सील आप देख रहे हैं उसमें लिखा है द राउंड सील स्टेट्स बाय द सन ऑफ शाह जहांगीर शी बिकेम एज ब्रिलियंट एज मून। कि जो शाह जहांगीर है उनका तेज एकदम सूरज की तरह है, सूर्य की तरह है, और उनके तेज से जो नूर जहां है वो एकदम चांद की तरह चमक उठी है, चांद की तरह ब्रिलियंट बन चुकी हैं। एंड मे नूर जहां पातशाह बी द लेडी ऑफ दिस एज, कि और हम लोग ये कामना करते हैं, ऐसा इस सील पर लिखा है कि ऐसे हम कामना करते हैं कि जो नूर जहां है वो इस सदी की सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी औरत रहें। तो इस सील से और जो कि हमने देखा कि किस तरह जो जहांगीर थे उसने नूर जहां के ऑनर में सिल्वर कॉइन बनवा दिए थे और उन पे अपना नाम और दूसरी तरफ लिखवाया था कि अ, ये नूर जहां के नाम पर जो सिक्का है वो बनवाया जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि नूर जहां की कितनी इम्पोर्टेंस थी जहांगीर के कोर्ट में, और जो जहांगीर है वो कितनी ज्यादा इज्जत करते थे, कितना ज्यादा मानते थे नूर जहां को। ठीक है, अब वापस से अकबर के एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज पर आते हैं। जो अकबर के नोबल्स थे वो बड़ी बड़ी आर्मीज को कमांड करते थे, बड़ी बड़ी आर्मीज को मेंटेन करते थे, एंड दे हैड एक्सेस टू द लार्ज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू। और जो अकबर के नोबल थे उन्हें काफी ज्यादा अमाउंट में रेवेन्यू मिल जाता था, काफी ज्यादा पैसे जो है, इनकम जो है मिल जाती थी। और जब तक वो लोग लॉयल रहते थे एम्पायर के, जब तक कि वो लोग जो रूलर है अकबर है उसके प्रति लॉयल रहते थे, तब तक तो सारा कुछ बड़े अच्छे से चलता था, तब तक तो सब कुछ इफिशिएंटली काम करता था। बट 17th सेंचुरी के एंड तक धीरे धीरे ये जो लॉयल्टी है नोबल्स की वो कम होने लगी। ठीक है, और ये जो नोबल्स हैं ये इंडिपेंडेंट होना चाह रहे थे, वो लोग अपनी इंडिपेंडेंस क्लेम करने लग गए, और उनके खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के चलते खुदगर्ज वो लोग बन गए थे धीरे धीरे। और उसके कारण जो उनकी लॉयल्टी थी, जो ईमानदारी थी, वफादारी थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। राइट। सो 1570s के टाइम पे जब अकबर फतेहपुर सीकरी में थे तो उन्होंने एक डिस्कशन की अलग अलग लोगों के साथ, जैसे कि उल्मा, ब्राह्मण्स, जेसूट, प्रीस्ट हु वर रोमन कैथोलिक्स एंड जोरेस्ट्रियंस। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि अलग अलग रिलीजन्स के जो बड़े लोग थे, जैसे उल्मा हो गए, ब्राह्मण्स हो गए, जोरेस्ट्रियंस, जेसूट हो गए, तो इन लोगों के साथ एक डिस्कशन की अकबर ने। और ये जो डिस्कशंस है ये इबादत खाना में हुई थी। अकबर को अलग अलग लोगों के रिलीजन्स को जानने में, उनके सोशल कस्टम्स को जानने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, तो इसीलिए ये मीटिंग जो है उन्होंने हेल्ड की थी। अब जब अकबर ने ये डिस्कशन की और अलग अलग रिलीजन के लोगों से जब बात की, इन जैसे उल्मा, ब्राह्मण्स वगैरह से जब बात की, तो अकबर को पता चला, अकबर ने ये रियलाइज किया कि ऐसे रिलीजियस स्कॉलर्स जो कि अलग अलग रिचुअल्स एंड डॉगमास पर फोकस करते हैं, अलग अलग रिचुअल्स एंड डॉगमास को अपने लोगों लोगों में जाके बताते हैं, तो ऐसे लोग, ऐसे रिलीजियस स्कॉलर्स ज्यादातर बिगट्स होते हैं। तो सबसे पहले रिचुअल तो आप जानते ही होंगे कि क्या होता है, रीति रिवाज जो होते हैं। और डॉगमा क्या होता है, डॉगमा एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसे कि एक तरह से लोगों पर थोप दिया जाता है और उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि लोग उसे बिना किसी सवाल किए एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि ये लोग तो अपने धर्म के ज्ञानी है एक तरह से, और जो इस धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं वो इन लोग को बड़ा मानते हैं, तो जैसा ये लोग कहेंगे, ज्यादातर इन लोगों की बातों को इनके धर्म के लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, कि जैसा इन्होंने कह दिया कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो लोग फॉलो करते हैं। तो वही डॉगमा क्या होगा कि ऐसी स्टेटमेंट हो गई जिससे कि ये लोग तो बोल देते हैं कि भाई ऐसा करना है, और आगे से ये उम्मीद करते हैं लोगों से कि लोग इनसे बिना कुछ सवाल जवाब किए उस चीज को मानने लगेंगे। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे रिलीजियस स्कॉलर्स लोगों में रिचुअल्स एंड डॉगमास को बहुत ही ज्यादा फैलाते हैं, और ऐसे लोग ज्यादातर बिगेट्स होते हैं। बिगेट्स ऐसे लोग होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि दूसरे के रिलीजियस बिलीफ्स को लेकर इनटॉलरेंट होते हैं। मतलब कि वो लोग एक तरह से दूसरे के जो भी आइडियाज हैं, रिलीजियस बिलीफ्स हैं, उनसे सहमत नहीं होते, उन्हें मानने को तैयार नहीं होते। ठीक है, वो समझते हैं कि बस हमारा ही सही है या हम ठीक हैं, बाकी दूसरे जो है उनका कोई मतलब नहीं, वो सब गलत कह रहे हैं। तो इनटॉलरेंट होते हैं, वो उनको सही नहीं मानते।
तो जब ऐसा होगा कि लोग जो है दूसरों के रिलीजियस बिलीफ्स को लेकर इनटॉलरेंट होंगे, बिल्कुल भी उनको समझने को तैयार नहीं होंगे, तो उससे क्या होगा कि एक तरह से डिसहार्मनी आएगी। क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो देश है अकबर के टाइम तक भी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, अलग-अलग रिलीजियस लोग थे। तभी तो इन लोगों से आकर बात की जैसे उलमा, ब्राह्मण्स, जेसूस, तो जोरास्ट्रियंस हो गए, कैथोलिक्स, रोमन कैथोलिक्स हो गए, मतलब कि उस टाइम पर भी अलग-अलग तरह के लोग थे, अलग-अलग रिलीजन्स को फॉलो करने वाले लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह सब थे, ठीक है? अब अगर इतनी डाइवर्सिटी में लोग एक दूसरे के धर्मों को, एक दूसरे से के रिलीजियस बिलीफ्स को समझने को तैयार नहीं होंगे, तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी ना। फिर तो लोग बस एक दूसरे के कोई साथ में आने को तैयार ही नहीं होगा, एक दूसरे में जो प्रेम भावना है वो तो जागेगी ही नहीं। तो इसलिए प्रॉब्लम हो सकती थी। तो इसलिए अकबर ने भी बड़ी टेंशन में आ गए कि भाई लोग तो ये गलत कर रहे हैं, अगर इस तरह ये बिगेट्स वगैरह होंगे, अगर डॉगमास ये लोग लोगों में फैलाएंगे, तो उसकी वजह से डिसहार्मनी आएगी, ठीक है? ऐसे लोग एक तरह से पूरे देश को, सभी लोगों को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? उनमें अशांति फैला सकते हैं। और इसी वजह से अकबर को सुलह कुल का आइडिया सूझा। सुलह कुल का मतलब है यूनिवर्सल पीस, कि सभी जगह बस शांति हो, पीस हो। So this idea of tolerance did not discriminate between people of different religion in his realm. तो ये यूनिवर्सल पीस, जैसा कि नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि यूनिवर्सली सब शांति होगी, हर जगह शांति, कि टॉलरेंस होगी एक दूसरे को, रिलीजन को लेकर, एक दूसरे के रिलीजियस बिलीफ को लेकर टॉलरेंस होगी, कि ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरे को समझने को ये तैयार नहीं है। सुलह कुल के अंतर्गत, सुलह कुल अगर ये सिस्टम चलेगा तो ये ऐसी जगह होगी जहाँ पे सब लोग एक दूसरे को समझते हैं, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, कोई किसी के धर्म से नफरत नहीं करता, कोई किसी के धर्म की निंदा नहीं करता, सब एक दूसरे को समझते हैं और सही से रहते हैं। सो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि एथिक्स पर फोकस करता है, कि ऐसी जगह जहाँ पे ऑनेस्टी हो, लोग ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, सबको जस्टिस मिले, सबको न्याय मिले, पीस हो, शांति हो, और ऐसा सिस्टम जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, हर इंसान पे एप्लीकेबल हो। ऐसा नहीं हो कि कुछ लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं। सो अबुल फजल ने अकबर को हेल्प की एक ऐसी गवर्नेंस बनाने में जो कि सुलह कुल पर बहुत ज़्यादा फोकस करती हो, जो कि यूनिवर्सल पीस पर फोकस करती हो। और ये जो सुलह कुल का प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस है, ये जो यूनिवर्सल पीस का जो आइडिया है, इसको आगे जहांगीर एंड शाहजहां ने भी फॉलो किया। सो सुलह कुल, जहांगीर जो कि अकबर के सन थे, जो कि अकबर के बेटे थे, तो उन्होंने अपने फादर की जो पॉलिसी थी यूनिवर्सल पीस की, उसके बारे में कुछ बातें लिखी हैं। सो एज इन द वाइड एक्सपेंस ऑफ द डिवाइन कंपैशन देयर इज रूम फॉर ऑल क्लासेस एंड द फॉलोअर्स ऑफ ऑल क्रीड्स, कि ये दुनिया, ये जहां जिसने जो कि भगवान ने बनाया है, ऐसी जगह पर हर एक क्लास वाले लोग, हर एक वर्ग के लोग, हर एक जाति के लोग, सब लोग यहाँ पे इक्वल हैं, सब लोगों के लिए यहाँ जगह है। और इस बहुत ही बड़े साम्राज्य में जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, यहाँ पे हर किसी के लिए जगह है, चाहे वो अपोजिट रिलीजियंस वाले लोग हों, जो कि मतलब अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हों, अलग अलग बिलीफ्स को मानने वाले लोग हों, जिनके मत अलग हैं, ठीक है, जो गुड और बैड आइडियाज हों, चाहे कि मतलब जो विचार हैं, चाहे अच्छे हो बुरे हों, एंड द रोड टू इनटॉलरेंस वॉज क्लोज, मतलब कि यहाँ हर तरह के लोगों के लिए जगह है, चाहे अपोजिट रिलीजन्स वाले लोग हैं, चाहे अलग अलग बिलीफ वाले लोग हैं, अच्छे या बुरे विचारों वाले लोग हैं, तो सभी तरह के लोगों के लिए यहाँ पर जगह है। और जो रोड टू इनटॉलरेंस है, मतलब कि जो इनटॉलरेंस का पाथ है, इनटॉलरेंस मतलब कि अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट समवंस व्यूज और बिलीव्स, कि आप दूसरे के जो मत हैं, उसके जो बिलीव्स हैं, उनको मानने को और समझने को तैयार नहीं हो। तो ये जो पाथ है इंटॉलरेंस का, वो बिल्कुल बंद है। मतलब कि ये ऐसी जगह है जहाँ एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरे के रिलीजन्स को सब समझते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, अपने भी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते हैं और दूसरों के भी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते हैं। सो ये एक ऐसी जगह है जहाँ सुन्नीज एंड शियाज मेट इन वन मॉस्क्यू एंड क्रिश्चियंस एंड ज्यूज इन वन चर्च टू प्रे। यहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ शिया हो, सुन्नी मुस्लिम हो, वो सब एक ही मॉस्क में जाके नमाज पढ़ते हैं, प्रे करते हैं, और जो क्रिश्चियंस एंड ज्यूज हैं वो भी एक ही चर्च में जाके प्रेयर करते हैं। यहाँ पे कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। ही कंसिस्टेंटली फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल पीस, कि ये हमेशा जो अकबर है वो हमेशा यूनिवर्सल पीस के जो कॉन्सेप्ट आइडिया है उसको फॉलो करते हैं। और यूनिवर्सल पीस क्या है? सुलह कुल। तो हो सकता है कि ये आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाए कि सुलह कुल का मतलब क्या है, ठीक है।
और ये आइडिया कौन लाया था? ठीक है, अकबर लाए थे। नाउ लेट्स रीड दिस सेक्शन हियर। अकबर कमीशन द ट्रांसलेशन ऑफ मैनी संस्कृत वर्क्स इनटू पर्शियन। तो अकबर ने बहुत सारे संस्कृत वर्क्स को पर्शियन में ट्रांसलेट कराया था। अ मकताब खाना और ट्रांसलेशन ब्यूरो वाज आल्सो एस्टेब्लिश्ड एट फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी में एक मकताब खाना मतलब कि ट्रांसलेशन ब्यूरो, ऐसी जगह जहाँ पे ट्रांसलेशन की जाती है, तो उसको स्टैब्लिश किया था ताकि अलग अलग संस्कृत वर्क्स को पर्शियन में ट्रांसलेट किया जा सके। सो अकबर ने काफी सारे वर्क्स जैसे कि महाभारत हो गया, रामायण हो गया, युग वशिष्ठ जैसे कामों को जो संस्कृत में थे ये चीजें, तो इनको पर्शियन में ट्रांसलेट कराया था। और महाभारत का जो पर्शियन ट्रांसलेशन है जिसे कि रज़्मनामा कहा जाता है, इसमें जो महाभारत के इवेंट्स हैं उनको काफी ज्यादा डिटेल में बताया गया है, अच्छे से समझाया गया है और इलस्ट्रेट किया गया है। पिक्चर के जरिए भी काफी सारी चीजों को दिखाया गया है। सो एक बार मैं फिर से पूरा रिवाइज कर देती हूँ कि हमने क्या क्या इस सेक्शन में देखा। हमने अकबर की पॉलिसीज के बारे में देखा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में देखा कि किस तरह अकबर ने अपने पूरे एम्पायर को अलग अलग प्रोविंसेस में बांटा गया था और हर एक प्रोविंस को सूबा कहा जाता था और हर एक प्रोविंस जो है वो एक सूबेदार के द्वारा गवर्न की जाती थी। और सूबेदार की जो सपोर्ट है वो अलग अलग ऑफिसर्स भी करते थे, जैसे कि मिलिट्री पे मास्टर हो गए और भी अलग तरह के जो मिनिस्टर्स थे, ऑफिसर्स थे, वो हेल्प करते थे, सपोर्ट करते थे सूबेदार को। फिर हमने दूसरा देखा कि इस सेक्शन में बीच में ही हमने नूरजहां का इन्फ्लुएंस देखा कि किस तरह जहांगीर के कोर्ट में नूरजहां की क्या इंपॉर्टेंस थी, किस तरह नूरजहां के नाम पर जहांगीर ने कॉइन्स निकलवाए और सील बनवाई जिसमें कि काफी एकदम तारीफ में चीजें लिखी हुई थी नूरजहां के बारे में। फिर हमने अकबर के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडिया था सुलह कुल, उसके बारे में जाना कि अकबर जो थे वो यूनिवर्सल पीस के आइडिया को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। वो चाहते थे कि ये रिलीजन्स के नाम पर कोई भी डिफरेंसेस ना हो, क्योंकि अगर अलग अलग लोग जो हैं इनटॉलरेंस वाला रास्ता अपनाएंगे कि एक दूसरे के मतों को समझने के लिए अगर लोग तैयार नहीं होंगे तो इसकी वजह से लड़ाई झगड़े होंगे, जो शांति वाला माहौल है वो नहीं बन पाएगा। इसीलिए उन्होंने अपना एक सिस्टम निकाला, अपना एक आइडिया निकाला सुलह कुल, जिसका मतलब था यूनिवर्सल पीस, और इसको स्थापित करने की कोशिश की। और अबुल फजल ने भी इस आइडिया को स्थापित करने में काफी ज्यादा हेल्प की अकबर के। और आगे जहांगीर और शाहजहां वगैरह जो थे उन्होंने भी इस आइडिया को फॉलो किया। और फिर हमने देखा कि अकबर जो है वो अलग अलग संस्कृत वर्क को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराने में भी इंटरेस्टेड थे और इसलिए उन्होंने एक अलग से एक ब्यूरो, जो मकतब खाना था, ट्रांसलेशन ब्यूरो, उसको भी स्टैब्लिश कराया था और बहुत सारे संस्कृत वर्क्स को पर्शियन में ट्रांसलेट कराया। अब अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि 17th सेंचुरी और उसके बाद वाला जो पीरियड था उसमें मुगल एम्पायर में क्या क्या हुआ, राइट।